अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक और स्पेशली स्टोरी को लाइक करने का शुक्रिया, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं आप सबसे कि वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो आप लोग आप वाकई वीडियो को लाइक करना शुरू हो गए हैं, शेयर करना शुरू हो गए हैं। तो इससे ये होगा कि हमारी एक फैमिली जो MMTV की फैमिली है उसमें इस तरह इजाफा होगा कि एक नेक काम जिसकी शुरुआत मैंने कहानी की सूरत में की, कि लोगों को जितनी देर वो कहानी हेडफोन लगा के सुनते रहें, अपने दुख मुसीबत परेशानी को भूल जाएं, अपनी बीमारी को स्पेशली कुछ लम्हों के लिए भूल जाएं, तो ये कहानी उनके लिए खुशी का बायस बने। और बहुत ज़्यादा इस तरह का फीडबैक भी आया कि कहानी में ऐसा खो जाते हैं, अपनी दुख मुसीबत परेशानी को भूल जाते हैं। बीमार लोगों को कहानी दी गई तो उतने टाइम के लिए कहानी सुनते हुए अपनी बीमारी को भूल गए और उस जहां में पहुंच गए जहां मैं कोशिश करता हूं अपने लफ्ज़ों से, अपने बातों से आपको उस जहां में लेके जाऊं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने का, और यही रिक्वेस्ट जारी रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस फैमिली का इजाफा हो, एक नेक काम उसमें आप भी हिस्सा डाल देंगे वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देख सकेंगे और उनकी ज़िंदगी में भी खुशी आएगी। वो लोरी जो सिर्फ माँ की आगोश में मिलती है, जो बहुत ज़्यादा लोग फीडबैक देते हैं कहानी सुन के, एक ऐसी लोरी जो बचपन में सुनी थी, वो कहते हैं वो कहानी सुन के लोरी का सा एहसास होता है। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, मुझे इंडिया यूपी से मोहम्मद आसिफ ने भेजी है। ये इनका फर्जी नाम है, उन्हीं की ख्वाहिश पे इंडिया यूपी ये रियल लोकेशन है। आसिफ कहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं 50 से 60 कदम के फासले पे ही मार्केट थी। घर वाले अक्सर हमें कोई चीज़ लेने के लिए भेजते तो थोड़े से ही फासले पे चलते हुए हम मार्केट में दाखिल हो जाते, उस इलाके की मार्केट्स के सामान लेते और घर वापस पहुंच जाते। ये वो दौर था जब आसिफ कहते हैं मेरी अपनी उम्र 12 साल थी। अब वो जवान जहान है। उस दौर में गली में किसी घर में अगर मर्द मौजूद नहीं है, बच्चा मौजूद नहीं है, कोई भी औरत बाहर निकलती थी तो अपनी ही गली के किसी भी बच्चे को आवाज दे के वो बुला लेते थे। तो वो बच्चा भी इतना फर्माबरदार होता था, आगे से कहता था जी, तो कहते थे बेटा जाओ ये वाला काम करके, और बच्चा भाग के जाता था। जैसे अपने माँ बाप का हुक्म बजा लाता था, ऐसे ही भाग के जाता, मार्केट से जो भी ला के देना होता वो बच्चा उनको ला के देता। लेकिन एक कमाल की एक्टिविटीज थी उस दौर में कि बच्चे जैसे ही शाम होती सारे बच्चे घरों से बाहर निकल आते, पूरी गली के बच्चे वहां पे बाहर निकल आते और ऐसा खेलते कूदते, छुपन छुपाई खेलते, शोर मचाते, फन करते, अपने बचपन के उन दिनों को यादगार और खूबसूरत बना रहे होते कि जब जवान होंगे तो याद करेंगे, हाँ हम गली में ऐसे खेलते थे, ऐसे फन करते थे, ऐसे शरारतें करते थे। हर घर से क्योंकि बच्चा निकला होता था तो वो पूरी गली उनको लगती थी कि ये हर घर ही हमारा है। जिस घर के सामने से भाग रहे होते, जिस घर के सामने छुप रहे होते, तो उस घर का भी बच्चा शामिल होता, तो इसलिए वो पूरा घर ही उनको लगता, ये घर भी हमारा है, ये घर भी हमारा है, ये इसका घर है ना, ये भी तो हमारा हुआ, ये इसका घर है, ये भी तो हमारा हुआ। तो ऐसा एक मोहब्बतों भरा दौर था। वो कहते हैं हम रोज शाम को निकलते और दूर दूर तक उस गली में जहां जहां भी हम भागते दौड़ते, छुपन छुपाई खेलते और भी इस तरह की गेमें खेलते रहते थे। गली के बाकी तमाम लोग भी एक दूसरे के शक्लों से, एक दूसरे के नामों से न सिर्फ वाकिफ थे, बल्कि खुशी और गमी के मौके पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। चाहे किसी के यहाँ कोई दुख की सूरत हाल होती, किसी मुसीबत की सूरत हाल होती, किसी परेशानी की सूरत हाल होती, तो सब बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा डालते। हमारे लायक कोई हुक्म हो तो हम हाजिर हैं। वो किसी भी हवाले से, वो पैसे के हवाले से, वो गाड़ी है, वो बाइक है, वो किसी भी हवाले से ज़रूरत पड़ती तो सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते
और ख़ुशी भी ऐसी जिसको कई अपनी कहानियों में मैं बता चुका हूँ। इस अंदाज में उस खुशी को मनाया जाता था जैसे वो उनकी नहीं हमारी खुशी है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। आज तो ज़रबुल मिसल बन गई है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला नाचे कि शादी पता नहीं किसकी है और वो एवं ही खुश होकर नाचे जा रहा है। उस वक्त किसी की शादी नहीं होती थी, हर शादी अपनी शादी होती थी, सारे अपने ही तो थे, पराया तो कोई था नहीं। वक्त ने, लैपटॉप ने, मोबाइल ने, वीडियो गेम्स ने सबको पराया कर दिया। बच्चों को माएँ धक्के देती हैं, जाओ बाहर खेलो, लेकिन लैपटॉप मोबाइल से बच्चे निकलते नहीं है, वीडियो गेम से निकलते नहीं। और उन बच्चों के लिए माएँ गुस्सा करती थी कि बस भी कर दो, खेल खेल के थक गए हो, अब घर भी आ जाओ। बहुत खूबसूरत दौर था। वो कहते हैं वहीं पे ही हमारे उस गली में ही एक घर था, तमाम मज़ाहिब के लोग रहते थे इंडिया यूपी में। उसमें वो एक और मज़हब से थे। मैं कहानी में मज़ाहिब का जो नाम होता है वो मैं नहीं लेता होता, मेरे लिए तमाम मज़ाहिब सांझे हैं, क्योंकि मैं कहता होता हूँ मेरा सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है, अल्लाह की मखलूक जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो लोग जब लिखते हैं तो उन्होंने भी कहा है कि आप नाम न लीजिएगा, दिल आज़ारी मकसद नहीं है, तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक और मज़हब का। वो जो एक गली में अलग थलग सा घर बना हुआ था, वो एक काफ़ी बड़ा घर था, बहुत बड़ा उसका सहन था, बहुत खूबसूरत बना हुआ था। पेशे के लिहाज से वो हलवाई थे, मिठाइयों का काम था, उनकी एक दुकान थी काफ़ी मशहूर और बड़ी दुकान, जहाँ पे हर तरह की वो मिठाई बनाते थे और अक्सर मिठाइयाँ उनके घरों में ही तैयार होती थी। बड़े बड़े उन्होंने कढ़ाई, जो छोटियाँ कढ़ाइयाँ होती हैं घरों के अंदर, इसमें बड़े बड़े कड़ाह रखे होते थे जिसमें वो घी डाल के मिठाइयाँ बनाते, दही, दूध, घी, हर वो सामान उनके घर के अंदर तैयार होता, बड़े बड़े कढ़ा के अंदर। लेकिन उनका घर गली का एक खूबसूरत घर था, जिसके बाहर उन्होंने खूबसूरत उस वक्त टाइलें लगाई हुई थी, हर तरफ टाइलें ही टाइलें बाहर लगी हुई थी। ऊपर जो छत पे जो कमरे बनाए थे उसके अंदर भी टाइलें थी। तो बाहर से उस घर को लुक को देख के लगता था कि काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। यूं समझ लीजिए इस गली के सबसे अमीर वही लोग थे। बहुत कम लोगों से मिलना मिलाना उनका था, उन लोगों में से शायद शामिल हो गए थे जिनके पास पैसा आ जाता है तो वैसे ही थोड़ा सा प्राउडी हो जाते हैं, नखरे वाले हो जाते हैं, उनकी अदाएं ही बदल जाती हैं, बोलने का अंदाज, मिलने का अंदाज, रोब दबदबा इस अंदाज का हो जाता है, हम तो अमीर, हम तो यूं, हम तो वहां। वो लोग भी ऐसे ही कम मिलते जुलते, लेकिन गली वाले से मिलते जुलते तो थे लेकिन कम मिलते जुलते, सब एक दूसरे को जानते थे। सो वो भी खुशी गमी में शामिल होते, गली वाले भी उनकी खुशी में गमी में शामिल होते। मोहल्लों में जो घर होते हैं वहां पे कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। किसी घर में कोई भी बात, कोई भी वाकया होता तो सबको पता लग जाता, क्योंकि दीवारों से दीवारें जुड़ी होती हैं। तो साथ वाले घर में लड़ाई हो रही है, आवाज़ चली जाती है, साथ वाले घर में खुशी है, ढोलक बज रही है, आवाज़ चली जाती है। यहाँ और में भी बड़े बड़े घर हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है, दूर दूर घर हैं, पता ही नहीं होता किसी का, बड़े बड़े घर हैं। वहीं पे पता लगा कि उनका बेटे की वो लोग शादी करने लग आए हैं, क्योंकि वो पैसे वाले थे। यकीन उस शादी पे उसने एहतमाम किया कि पूरी गली को पता लगे कि हमारे बेटे की शादी होने लगी है। तो उन्होंने जिस तरह अपने घर को सजाया, जिस तरह की बत्तियां लगाईं, जिस तरह के पूरी गली को उन्होंने सजवा दिया, वो वाकई बहुत ही खूबसूरत घर तो उस गली का था, लेकिन उसको सजाने के बाद तो और ही खूबसूरत हो गया था। वो कोई 2 भाई या 3 भाई थे और 2 बहनें थीं। वालिद उनके शायद फौत हो गए थे, वालदा उनकी थी। भाई कारोबार संभालते थे वालिद का, एक ऐसी दुकान जो मशहूर दुकान थी जिसमें पैसे की रेल पेल थी। कारीगर भी उन्होंने रखे हुए थे, वो अलग जगह पे काम करते थे, लेकिन यहाँ घर में भी काफ़ी काम तैयार होता था मिठाई का।
और जब शादी हुई पूरी गली को इनवाइट किया गया, गली वाले भी उस शादी में शामिल हुए और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उस शादी के अंदर बेदरेग पैसे का इस्तेमाल किया गया था। इस अंदाज में उन्होंने पैसा बहाया कि गली वालों को पता लगे किसी अमीरों की शादी हुई है, और धूमधाम से शादी करके एक फर्जी नाम यहाँ पे लिखा जा रहा है शीतल, एक लड़की जिसको ब्याह के वो इस घर में ले आए। शीतल देखने में इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी। आसिफ कहते हैं मैं बच्चा होने के बावजूद जब उसको मैं देखता तो मैं देखता ही रह जाता। हमारी पूरी गली के अंदर शीतल जैसी हसीन लड़की कोई भी नहीं थी। इस गली में जितनी भी ख़वातीन रहती थी, चाहे छोटी थी, बड़ी थी, बूढ़ी थी, कोई भी इतनी हसीन व जमील गोरी चिट्टी नहीं थी जितनी शीतल गोरी चिट्टी हसीन व जमील थी। उनने शादी भी अपनी ही तरह के अमीरों में की थी। शीतल खाते पीते घर से आई थी। वो अपने साथ काफ़ी जहेज भी लेके आई थी, क्योंकि जब बारात पहुंची थी वापस दुल्हन को लेकर तो उसके साथ काफ़ी सामान लोड होके उनके घर पहुंचा था, जिससे पता लगता था काफ़ी कुछ उन्होंने जहेज में दिया है। यूं हमारी गली की वो सबसे ज़्यादा धूमधाम से होने वाली शादी थी। शादी हो गई। शीतल और उसका शौहर, जो लड़का पहली दफ़ा जिसकी शादी हुई थी उस घर में, यूँ समझिए पहली एक दुल्हन आई थी। 3-4 महीने वो घूमते फिरते रहे अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। कभी कहाँ जा रहे थे सुनने में आता, कभी मियाँ बीवी शीतल और वो कहाँ घूमने के लिए गए हैं, कभी कहाँ घूमने के लिए गए हैं। ये यूँ वो हंसी खुशी वो दोनों मियाँ बीवी शीतल और उसका शौहर ज़िंदगी गुजार रहे थे कि उड़ती उड़ती 6 महीने बाद एक ख़बर मिली कि आजकल उनके घर में एक झगड़ा हो रहा है। और झगड़ा इस बात पे है कि लड़के वाले शीतल से डिमांड कर रहे हैं कि हमें जहेज में ये चीज भी चाहिए। शीतल, जिसका कद काट माशाल्लाह बहुत लंबी चौड़ी गोरी चिट्टी सी खूबसूरत सी और पतली स्मार्ट सी, बहुत हसीन और जमील, इससे अंदाज़ा लगाइए कि पूरी गली में बहुत बड़ी गली थी। कहते हैं हमारी गली में कोई 50-60 घर होंगे, तो जितने भी 50-60 घर थे उनमें सबसे ज़्यादा हसीन और जमील वो थी। और जब उड़ती उड़ती खबर मिली तो जो इर्द गिर्द उस घर के इर्द गिर्द मोहल्ले में घर बने हुए थे, जब वो लोग अपनी छतों पे चढ़ जाते थे तो एक दूसरों के घरों में झांक सकते थे। तो अक्सर ऊपर छत पे चढ़ते हुए जब उन्होंने नीचे झांक के देखा तो उसी घर में जहाँ पे शीतल खूबसूरत दोशीज़ा आई थी, वहीं पे एक झगड़े का सा माहौल होता था और तू मैं बहसो तकरार हो रही होती थी कि किस बात पे, अभी तो शादी हुई है, 6-7 महीने ही हुए हैं, किस बात की तकरार है। तो सुनने पे, कान लगा के सुनने पे पता लगा कि जहेज का कोई टॉपिक है जिस पे बहस व तकरार हो रही है कि हमें जहेज में ये भी चाहिए। ठीक है, ये मिला है, वो कहती है मेरे माँ बाप ने ये कुछ तो दिया है, ये कुछ तो दिया है, तो लेकिन बहस अब भी जारी थी कि हमें जहेज में ये कुछ भी चाहिए। और यूं ये तकरार बढ़ती रही, जो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई, दबे लफ्ज़ों में शुरू हुई, फिर इस अंदाज में बढ़ना शुरू हो गई कि ऊंची आवाज़ें जो दीवारों से बाहर भी आने लगी। जो कभी साथ वाले जिनका घर था, सामने घर था, अपनी छत से खड़े होकर सिर्फ सुन सकते थे, अब वो ऊंचा आवाज़ इतनी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गई थी कि वो आवाज़ें इतनी ऊंची हो गई थी कि राह गुजरतों को भी आवाज़ आती थी कि इस घर में लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, ऊंचा ऊंचा बोला जा रहा है। और ये लड़ाई इतनी बढ़ती गई कि एक दिन शीतल, जो बहुत कुछ सामान लेके आई थी, शायद उसने अपने माँ बाप को भी कहा था, ये तो हमें नहीं पता लग सका, लेकिन सुनने में यही आया था कि शीतल अपने माँ बाप के पास भी गई थी और उनको कहा था कि इनकी ये डिमांड है, उनकी डिमांड पूरी कीजिए। तो माँ बाप भी परेशान हो गए थे क्योंकि मुस्तकिल वो डिमांडें करते जा रहे थे। ये पहली डिमांड नहीं थी जिस पे बहस हो रही थी, शादी के बाद से मुसलसल उनकी डिमांडें बढ़ती जा रही थी और शीतल भी इस बात पे परेशान थी
कि हर दफ़ा कोई ना कोई नई फरमाइश आ जाती है। अगर ये फरमाइश पूरी कर भी दी तो कुछ हफ्ते बाद फिर एक नई फरमाइश आ जाएगी। वो खुद भी तंग आ चुकी थी। तो हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि उसने अपने माँ बाप से भी कहा है कि उसके माँ बाप भी परेशान हो गए थे कि ये हमने कहाँ शादी कर दी है, रोज़ नई डिमांड, हम क्या करें और कब तक हम करते रहेंगे, एक ही दफ़ा बता दें ताकि हम इनको दे दें और ख़त्म हो ये सिलसिला। शीतल भी इस बात पे अड़ गई कि नहीं है, अब मेरे माँ बाप नहीं देंगे। और ये बहसो तकरार इस हद तक बढ़ गई कि एक रात टाइम तकरीबन कोई ये 11:30-12 का होगा, मोहल्ले वाले तकरीबन अपने घरों में सोए हुए थे कि ये लड़ाई कोई 10 बजे से शुरू हुई और थमने का नाम नहीं ले रही थी। गुस्सा बढ़ता जा रहा था, शौहर और बीवी में तकरार हो रही थी, सास और उस लड़के की बहन, ये तीनों शीतल से तकरार किए जा रहे थे और शीतल भी थक चुकी थी कि नहीं है और हमारे पास कितना दें। ये बहस इतनी बढ़ती गई कि रात के 12 बजे लहजे इतनी तल्ख हो गए, गुस्सा इतना आ गया कि दूल्हा, उसकी बहन और उसकी माँ तीनों इस तरह ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू हो गए कि साथ वाले जितने भी घर थे, रात को 12 बजे उनको आवाज़ें जा रही हैं कि क्या हो रहा है इनके घर में, तमाशा तो रोज़ होता है, पैसे वाले हैं, इतना खूबसूरत घर बना के भी तमाशे करें, लेकिन आज रात को 12 बजे इतनी ऊंची आवाज़ में। और वहीं पे वो बहस करते करते घर का जो फ्रंट हिस्सा सहन था, उसके बिल्कुल बैक साइड पे जो एक बंद हिस्सा था, जहाँ पे उन्होंने अपने बड़े बड़े कड़ाह रखे होते थे, जहाँ पे वो रात को पक रहा होता था और वो पकाते थे, वो बंद एरिया था ताकि खुला ओपन एरिया नहीं था, कुछ ऊपर से गिर ना जाए, बंद कमरा था बिल्कुल एंड वाली साइड पे। उनके घर में दाखिल हों, कमरों से दाखिल होते बिल्कुल बैक साइड पे बनाया हुआ था, वहाँ पे वो पकाते थे। चूल्हा, वो किचन सा बना रखा था जो मिठाई की दुकान का किचन था, घर का नहीं। तो ये लोग बहस करते करते चलते चलते शीतल को लेके पीछे तक चले गए उसी कमरे में, और बहस, इस तकरार इस हद तक बढ़ गई कि सास, उसकी बेटी और शौहर ने उसको धक्के देते देते पकड़ा और पकड़ के जलते हुए कड़ाही के अंदर उसको फेंक दिया। तेल क्या, वो बड़ा सा कड़ाह जो उबल रहा था, जिसमें तेल शदीद गर्म हो चुका था, उसके अंदर उठा के उन्होंने शीतल को डाल दिया, दरवाजे बंद कर दिए। वो इतने गुस्से में आ चुके थे, ये कोई भी नहीं सोच सकता था वो इस हद तक चले जाएंगे कि शीतल चीखो पुकार करती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन वो अंदर ऐसी जगह पे चले गए थे जहां आवाज़ें किसी को नहीं आ रही थी। वो अपना गला फाड़ के ज़्यादा देर चीख भी ना सकी, वो खुद नहीं जानती थी ये सब कुछ इतना अचानक होगा। उन्होंने पकड़ा और पकड़ के उसको उसके अंदर डाल दिया। गुस्से और इश्तियाल में इंसान कुछ भी कर सकता है, लालची इंसान कुछ भी कर सकता है। या उसको उस बड़े से कड़ाह के अंदर उबलते हुए घी के अंदर डाला तो चंद सेकंड ही वो चीखें मार सकी, उसके बाद तो उसका जिस्म डूब गया, वो झलस गई, इस हद तक वो झलस गई कि बेहोश हो गई। उन्होंने जब देखा कि अब ये बेहोश हो चुकी है, इंतजार करते रहे, उसके बाद उसको बाहर निकाला और उसके उस वजूद को जो बेहोशी की सी हालत में था लेके वो अस्पताल पहुंचे। ये शोर शराबा जो 12 बजे तक मोहल्ले वालों ने सुना था, मोहल्ले वालों के बाद उसके बाद आवाज़ बंद हो गई थी। मोहल्ले वाले ये समझे खामोशी छा गई है, लड़ाई बंद हो गई है, लेकिन वो नहीं जानते थे लड़ाई पीछे वाले कमरे में वो कर रहे हैं। वो 1:30 बजे के करीब अस्पताल में उसको लेके गए। अस्पताल वालों ने लड़की की हालत देखी, झलसी हुई हालत, और वो जल चुकी थी कड़ाह के अंदर। पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये गिर गई है, अचानक से काम कर रही थी और बड़े से कड़ाह में गिर गई है, तो ये मामला है। डॉक्टर ने कहा नहीं, ये पुलिस का मैटर है, इसमें पुलिस क्योंकि इन्वॉल्व होती है, हम इस केस को नहीं ले सकते, आप इसको ले जाइए और पहले पुलिस में रिपोर्ट करवाइए। वो इसी तरह 2-3 अस्पतालों में गए पता करने के लिए, लेकिन सब अस्पतालों ने कहा नहीं, ये बेटी भी नहीं है तो बहू ना, किसी की बेटी जो ब्याह के लाए हुए हो, हमें लग रहा है कि काम कोई और है। तो इतनी देर में शायद किसी अस्पताल ने या किसी ने पुलिस को भी इतला कर दी, और यूं पुलिस जब वहां पहुंची अस्पताल, तो शीतल ऐसी कैफियत में थी कि वो बोल नहीं सकती थी, बेहोशी की हालत में थी। लेकिन जब उन्होंने देखा और सारी सूरत हाल को देखा और घबराए हुए चेहरों को देखा, तो पुलिस तो भांप लेती है, उनको फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि मामला कुछ और है। उसी वक्त उन्होंने उन तीनों को पकड़ लिया और वहीं पर ही थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया। वो इतने डरे हुए थे, वो शायद ये नहीं चाहते थे, लेकिन लालच में ये कर बैठे थे, लेकिन अपने उस खौफ को छुपा नहीं सकते थे। पुलिस ने फौरी तौर पे उनसे उगलवा लिया कि हाँ ये उनसे काम हुआ है, बाकी लोग कहाँ हैं, कहाँ है तुम्हारा घर? उन्होंने कहा जी बाकी लोग घर पे हैं। तो पुलिस ने उन तीनों को हथकड़ियाँ लगाई और उनको लेके घर पहुंचे।
और जब रात को पुलिस आई तो किसी ने देख लिया तो गांव मोहल्ले में सोए हुए जो लोग थे वो जागना शुरू हो गए। पुलिस की गाड़ी हारन बजाते हुए, जो एक सायरन बजाती है वो बजाती हुई आई थी, तो सारे जाग से गए। क्या हुआ? सारा मोहल्ला देख रहा था कि शीतल का शौहर और उसकी सास और उसकी नंद जो थी, उनको हथकड़ियाँ लगी हुई थी तीनों को, और पुलिस उनको लेके आ रही थी। ऊपर छतों से कहते हैं खड़े होकर सबने देखा कि पुलिस को देख के उस घर में बाकी जो लोग थे जहां पे ये वाकया हुआ था, वो लोग फौरी तौर पे पिछले दरवाजे से भाग गए। पुलिस अंदर दाखिल हुई, अंदर कोई भी नहीं था। बाकी घर वाले भी डरे हुए थे। वो इसको ऐसा रूप देना चाह रहे थे जैसे ये कुदरती हादसा हुआ है, लेकिन पकड़े गए थे। पुलिस कई दिनों तक छापे मारती रही, उनमें से कोई भी जो घर से बाकी बहन भाई थे भाग गए थे, ना पकड़े जा सके। और शीतल उसी रात ही अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारी हो गई, फौत हो गई। शीतल के माँ बाप को जैसे ही पता लगा, उन्होंने फौरी तौर पे ये बयान दे दिया था कि हमारी बेटी को ये मारते हैं, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ये बार बार जहेज का ये कर रहे थे, इन्होंने ही मारा है। और वैसे भी वो मान गए थे। यूं वो कहते हैं पता नहीं 24 साल या कितनी, 24 साल 20 साल, हमें सही नहीं पता, लेकिन सुनने में ये आया था 20-24 साल के लिए उनको सजा हो गई थी सबको। और पुलिस इधर जब छापे मारती रही तो उसके बाद ये हुआ कि इस घर को सरकारी तौर पे ताला लगा दिया गया कि इस घर में कोई भी नहीं रह सकता जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि सारे घर वाले इसमें शामिल थे। उस लड़के की माँ बाप ने बता दिया था कि हाँ, हम सारे घर वाले शामिल हैं। मरने वाली मर चुकी थी, वो वापस नहीं आ सकती थी। घर को ताला लगा दिया गया, लेकिन वो वापस आ सकती थी। जो मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, कुछ लोग तो यही समझते हैं कि वो चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग ये नहीं जानते, जो बेचैनी की मौत मरते हैं फिर वो वापस भी आ जाते हैं। शीतल चली गई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद, इस वाक़े के बाद, उसी घर के सामने जहां शीतल की मौत वाक़ हुई थी, उसी के बिल्कुल सामने वाला जो घर था, वो अपने घर में रात को सोए हुए थे कि उनकी आंख खुली। 2-3 बर्तन जोर जोर से जमीन पे गिरे थे, कांच के बर्तन, और टूट गए थे। क्या कोई चोर आया हुआ है, या शीतल के घर वाले आ गए हैं, जो मफरूर थे, फरार हो गए थे, वो वापस आ गए हैं? ये सोच के वो उठे और उन्हें झांक के देखा, घर में कोई भी नहीं था। सुबह उठे, उन्होंने मोहल्ले वालों को बताया कि लगता है शायद ये रात वापस आए थे, छुप के कोई आए थे, क्योंकि रात हमें बर्तन टूटने की आवाज आई है। अब मोहल्ले वाले इस बात से डर रहे थे कि हम क्या पुलिस को इतला दें, क्या करें, लेकिन हमें दुश्मनी ना पाल लें, हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए, हम क्या करें। ये तो पहले ही इससे बोल चाल नहीं रखते थे, अजीब किस्म के लोग थे, दफा करो। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वहां से आवाज आई, इस अंदाज में जैसे घर में कोई मौजूद हो। दरवाजे खुलने और दरवाजे बंद होने की आवाज सुनी गई। फिर वो जो सामने वाले थे, वो जब उनको आवाज आई, वो देखना शुरू हो गए कौन आया हुआ है। उनकी फलां बहन या फलां भाई या कौन है, 3 तो गिरफ्तार हैं, बाकी जो मफरूर हैं उनमें से कौन आया, हम देखें तो सही। तो उन्होंने बाकायदा अपनी आंख से देखा कि दरवाजा बिल्कुल कोई बंद कर रहा है, अंदर गया है। ये तो बात कंफर्म हो गई थी कि कोई अंदर गया है, दरवाजा बंद हो गया था। और फिर उसके बाद आवाजें आ रही थी, क्लियर, जैसे अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई वो जो दाखिल हुआ है, लड़की है या लड़का, जो भी घर का फर्द है, वो अंदर कोई काम कर रहे हैं। सुबह उठ के फिर से उन्होंने मोहल्ले वालों को बताया कि वो लगता है वो वापस आए हैं और रात को छुप के आते हैं या अंदर ही रहते हैं, पता नहीं क्या है। घर को तो बज़ाहिर ताला है, पीछे भी ताला है, लेकिन पता नहीं कहां से आते हैं, एक्टिविटी हो रही है। इधर आसिफ कहता है, जब से वो वाकया हुआ था, हम वैसे भी बच्चे अब उस घर से दूर रहना शुरू हो गए थे। गली पूरी में खेलते कूदते थे, भागते दौड़ते थे, लेकिन जब से वो वाकया हुआ था, हम उस घर से ताला लगने के बाद एक अजीब सी हैबत सी आती थी। अब उसको काफी टाइम हो गया था कि उस घर को बंद हुए हुए कोई भी नहीं उसके करीब जाता था। कि एक रात ऊपर वालों ने फिर से महसूस किया कि उसी घर के अंदर से किसी के चलने फिरने की आवाज आ रही थी
और फिर कोई है, उन्होंने बात जब फिर से मोहल्ले वालों को बताई तो मोहल्ले वालों ने कहा हमें पुलिस को किसी न किसी तरीके बता देना चाहिए कि इस घर में कोई आता है और इस तरह का सिलसिला है। बात पुलिस तक पहुंच गई, पुलिस को बता दी गई और पुलिस आई देखने के लिए कि अंदर कौन है, क्या कर रहा है, कोई छुपा हुआ है, आया है नहीं आया। पूरे घर की तलाशी ले गई खोल के, लेकिन अंदर किसी का भी कोई वजूद नहीं था। अंदर ऐसे लगता था जैसे जब से 7-8 महीने हो गए हैं मकान बंद है, बंद का बंद पड़ा हुआ है, अंदर कोई नहीं आया, मट्टी मट्टी जाले जाले हो गए थे। मजीद कुछ टाइम गुजरा तो अब एक शक पड़ा ऊपर वालों को, जो ऊपर उस घर में झांक के देखते थे। उनको में से एक बुजुर्ग खातून थी, उसने कहा मेरा दिल कुछ और कह रहा है। पूछा गया क्या? उसने कहा अब जब घर में कोई मसला हो मुझे जगाना जरा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर घर के अंदर एक रात को इसी तरह शोर शराबा हुआ, अंदर कोई है तो उसके पास पहुंचे, दादी दादी उठ जाए। फिर कोई उनमें से आया हुआ है। दादी आराम से उठी है, जैसे कैसे उसके लिए बंदोबस्त किया गया कि वो खड़ी होकर वहां पे देख सके। दादी वहां पे खड़े होकर देखती रही। तब दादी ने जो मंजर देखा तो दादी ने कहा तुम जानते हो मेरा सच सही निकला, मेरा वहम सच निकला। उस घर में कोई भी नहीं है, उस घर में शीतल रहती है। वो सारे परेशान हो गए, दादी शीतल तो मर चुकी है। उसने कहा तभी तो कह रही हूं, शीतल की आत्मा लौट आई है। और तुम लोग जब मुझे वहां खड़ा कर रहे थे, मैं देख रही थी तो कोई उस घर के सहन के अंदर टहल रहा था। मैंने उसको क्लियर नहीं देखा, लेकिन मैंने उसको महसूस कर लिया था। एक ना नजर आने वाला वजूद उस सहन में टहल रहा था। उन्होंने कहा दादी कैसी बातें कर रही हैं कि वजूद जो नजर भी नहीं आ रहा, आपने कैसे देख लिया? उसने कहा कुछ तजर्बा भी होता है जिंदगी का, मैंने देख लिया, वो शीतल है, वही घूम रही थी। घर वालों ने यही समझा कि शायद दादी है और दादी का वहम हो सकता है, एक उम्र भी है, या पता नहीं सही कह रही हूं, जो नजर नहीं आ रही है कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद उसी घर में जहां पे दादी को बुलाया गया था, जो सामने वाला घर था शीतल के, उसी घर में एक रात को सोए हुए बाकायदा बर्तन इस अंदाज में किचन में गिरे कि घर वाले सारे उठ गए। एक के बाद एक बर्तन बाकायदा गिरे थे। और ये खुद से हो नहीं सकता, हवा नहीं थी, बिल्ली नहीं थी, कुछ इस तरह का मामला नहीं था। उठ के किचन में देखा तो किचन में नहीं था, लेकिन 5-6 बर्तन नीचे गिर चुके थे। और तभी उन्होंने एक पायल की आवाज सुनी। जब वो किचन के अंदर खड़े देख रहे थे तभी उनके कानों ने एक आवाज को सुना, जैसे उन्हीं के बिल्कुल पास से एक पायल की आवाज छन 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 करती हुई गुजर गई है। और वो परेशान होकर थर थर कांपना शुरू हो गए, देखना शुरू हो गए कि वो आवाज़ चलती 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 उनकी सीढ़ियों की तरफ गई और सीढ़ियों से नीचे उतरती 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 वो आवाज़ को सुनते रहे। वो आवाज़ चलती चलती सामने वाले घर में चली गई। अब वो ऊपर से आके देख रहे थे, वो आवाज़ सामने वाले घर से आ रही थी, छन 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 की आवाज़। अब दादी ने कहा अब मेरी बात का यकीन आ गया, मैं कहती थी ना मेरा वहम नहीं है, ये हकीकत है। शीतल वापस आ गई है। आज वो यकीन दिलाने आई थी, नुकसान पहुंचाने नहीं, कि हाँ मेरा वजूद है, ये वहम नहीं है। तभी वो बर्तन गिरा के तुम लोगों को जगा रही थी, और जब तुम लोग जाग गए तो वो पाँव पे पहनी पायल को इस तरह आवाज़ पैदा करती हुई यहाँ से गई है, नीचे उतरी है और अपने घर में चली गई, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। और ये बात अब फैल गई थी कि शीतल अपने घर में रहती है। उसके पाँव की आवाज़ सारे सुन चुके थे। गली के अंदर एक शदीद खौफो हरास फैल चुका था। अब हम बच्चे जब खेलते थे तो उस घर से बेइंतहा दूर रहते थे, इधर उधर फिरते थे, लेकिन उस घर के करीब नहीं जाते थे। भाई यहां पे हमने सुन रखा है कि कोई आत्मा वगैरह रहती है। शीतल हमें याद थी, उसका खूबसूरत चेहरा याद था, उसकी मासूमियत याद थी, लेकिन वो मर चुकी थी। लेकिन अब हम उस घर से इसलिए भी डर आता था, कई साल हो गए थे वो घर बंद था। वक्त गुजरता रहा, वो वाकयात भी हमने सुन रखे थे, लेकिन देखा तो कुछ नहीं था। वक्त गुजरता रहा, घर वो बंद था, लेकिन हम बच्चे उस घर के करीब कम से कम नहीं जाते थे। सारी गली में खेलते कूदते, उस घर से दूर रहते। वो कहते हैं उन दिनों में हमारे यूपी में बिजली का इस तरह होता था कि कुछ इस तरह का मामला हुआ होता था। एक हफ्ता जो थी बिजली रात को नहीं होती थी, और एक हफ्ता ऐसा होता था वो दिन को नहीं होती थी।
अब कुछ दिन ऐसे होते थे सारा दिन होती थी, सारी रात नहीं होती थी, और कुछ हफ्ते ऐसे आ जाते थे सारी रात को बिजली होती थी, दिन को नहीं होती थी। तो लोग अपनी तरतीब इस अंदाज में बनाते, जब वो दिन को बिजली होती थी, पानी भरना, ये वो जितने काम होते थे वो करके रख लेते थे, और रात को पता होता था बिजली नहीं है, और जब दिन सारा नहीं होती थी तो रातों को अपने वो सारे काम करके रख लेते थे जो बिजली से जुड़े होते थे। उन्हीं दिनों हम जहाँ खेलते थे कूदते थे, तो ऐसा दिन भी कुछ आ गया जिसमें पता लगा पूरा एक हफ्ता बिजली नहीं होगी। एक रात थी, हम लोग खूब उस शाम खेले कूदे, लेकिन उस घर से दूर। जब बिजली नहीं होती थी शाम को तो हम बाहर नहीं खेलते थे, हमें डर लगता था उस घर से। खवातीन, बच्चे, बूढ़े सारे बाहर निकल आते थे। बच्चे वालदैन की मौजूदगी में खेल कूद कर लेते थे, वालदैन अंदर चले जाते थे, बच्चे परेशान हो जाते थे, बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि अंधेरा होता था। अब इस गली में उस घर का खौफ बहुत ज्यादा फैल गया था कि उस शाम मौसम बहुत खराब था। आज पूरा दिन और पूरी रात बिजली नहीं आनी थी, पहले से पता था। आज आसमान पे बादल आए हुए थे, हल्की हल्की ठंड थी, सर्दियों के दिन नहीं थे लेकिन हल्की हल्की ठंड हो गई थी। सारा दिन बादल गरजते रहे और बिजली चमकती रही, लगता था किसी वक्त भी बरसेंगे तो बेइंतहा बरसेंगे। गली के अंदर एक खामोशी सी थी। रात होने जा रही थी, काली चादर रात की फैल चुकी थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लोग अपने घरों में थे, बातें कर रहे थे, मोमबत्ती दिया जला के, लालटेन जला के रोशनी का एहतमाम किए हुए थे। बिजली की वजह से एक जो शोर होता है, ऐसे लगता है जिंदगी रवां दवां हो गई है। बिजली के चले जाने से ऐसे लगता है जिंदगी थम सी गई है, जैसे इंसान रुक सा गया हो, सब काम छोड़ के बैठ गया हो। बिजली आएगी तो काम करेंगे। लेकिन उस रात तो बादल थे, बिजली चमक रही थी, अजीब सा मौसम था। तो वहीं पे मोहल्ले वालों ने प्रोग्राम बनाया कि आज गली में ही सोते हैं। घरों में हब्स हुआ है, बारिश अभी हुई नहीं है, बाहर मौसम ज़्यादा अच्छा है, गली में छोटे छोटे घर थे तो गली में ही सो जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लोगों ने क्या किया, अभी बारिश नहीं हुई थी, अपनी अपनी चारपाइयाँ सब ने उठाई और गली के बीच में सब ने चारपाइयाँ डाल ली। वहीं पे जो ठेला, उनको इंडिया में बोलते हैं, हम उनको रेडी बोलते हैं जहाँ पे पाकिस्तान में, जिस पे सब्जियां बेचते हैं या फ्रूट बेचे जाते हैं, रेडी के ऊपर वो लेके आते हैं, उसको ठेला बोलते हैं। वहाँ पे उस रेडियां भी एक दो वहाँ पे उस गली के अंदर मौजूद थी। तो रात को सोने के लिए जब सारे लेटने लगे अपने अपने चारपाई पे, तो आसिफ कहते हैं एक वहाँ पे ठेला टाइप, वो रेडी टाइप मौजूद थी। मैं उसके ऊपर जाके मैंने अपना तकिया रखा, बिस्तर बिछाया और मैं लेट गया। चादर भी मैं लेट आया कि अगर रात को बारिश होगी तो किसी लम्हे भी मुझे चादर लेनी पड़ सकती है। सब अपनी अपनी चादरें भी ले आए थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, ऐसी हवा के चादरों की ज़रूरत पेश आ गई थी। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश नहीं हुई थी। तो बातें करते करते गली में बैठे बैठे एक टाइम होता गया, सारे आहिस्ता 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 नींद की आगोश में जाने लगे, यहाँ तक कि सब गहरी नींद सो गए। आसिफ कहते हैं उनमें से वाहिद एक मैं ऐसा बंदा था कि जिस वक्त मैं सो जाता था मुझे घर वाले जगा जगा के थक जाते थे, मैं नहीं जागता था, मेरी नींद ऐसी थी। अब सारे लेटे हुए हैं कि रात के एक पहर ऐसा हुआ कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। और बूंदाबांदी के आसार इस तरह के थे, लगता था कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो सब आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गए कि इस तरह की बूंदाबांदी हो रही थी। चादरें उन्होंने पहले ली हुई थी, लेकिन सब उठना शुरू हो गए और अपने अपने चारपाइयों को उठा के अंदर की तरफ जाना शुरू हो गए कि बारिश हो रही है, उठ जाएं। आसिफ के घर वाले आसिफ के पास पहुंचे और उसको जगाना शुरू कर दिया कि आसिफ उठ जाओ, बारिश हो रही है, आसिफ उठ जाओ, आसिफ उठ जाओ। उसको जगा जगा के थक गए, जानते थे कि ये नहीं उठने वाला बच्चा, इसकी 13-14 साल उम्र है, इसने नहीं उठना, पता है। थक गए उठा के, तो उन्होंने अपनी चारपाइयाँ उठाई, अंदर चले गए। अब ये वाहिद घर के वाहिद अकेला गली के अंदर उस रेडी पे चादर मुंह पे लिए करवट बदले सो रहा है।
हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसकी आंख ही नहीं खुलती, जिसको घर वाले जगा जगा के थक गए थे, वो जागा ही नहीं, लेकिन रात के एक पहर उसकी आंख खुद ब खुद खुल गई। मेरी आंख क्यों खुली है? अभी तो बाहर घुप अंधेरा है, अभी तो सोने का टाइम है, तो मैं क्यों जाग गया? उसने जागे जैसे ऐसे मुंह से चादर हटाई तो देखा वो अकेला गली में सो रहा है, गली में और कोई भी नहीं है। जितनी भी चारपाइयाँ डाल के सारे गली में मौजूद थे वो सब के सब जा चुके हैं। एक वाहिद रेडी के ऊपर लेटा हुआ आसिफ है जो चादर लिए सो रहा है और कोई नहीं है। वो ये देख के चौंका ही था कि मैं अकेला लेटा हूँ और कोई भी नहीं है। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, छन 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 छन। ये कैसी आवाज है? उसने लेटे लेटे सोचा, ये कैसी आवाज है? ओ, कहीं वो तो नहीं है शीतल। और उसके पूरे वजूद में एक कपकपी तारी हो गई। वो वैसे ही लेटा रहा, कहीं वो मुझे देख ना ले, मैं जाग रहा हूं। उसने जल्दी से वो चादर अपने मुंह पे डाल ली कि ये आवाज़ तो करीब आ रही है। चलने का अंदाज बताता है कि जो चल रही है मेरी तरफ ही आ रही है। और वो सही समझा था, वो पायल की आवाज़ बिल्कुल उसके करीब आती जा रही थी, करीब आती जा रही थी। बिल्कुल उसके इतनी करीब आ गई कि उसके बिल्कुल सामने पहुंच गई। लेकिन शुक्र है वो वहां पे रुकी नहीं और चलती चलती आगे की तरफ चली गई। जैसे जैसे वो आगे जा रही थी, पायल की आवाज़ उससे दूर होती जा रही थी। महसूस कर सकता था जो चादर मुंह पे डाले लेटा हुआ था कि अब वो दूर चली गई है, कोई भी गली में नहीं है। और पायल की आवाज़ बताती है कि शीतल के अलावा और कोई नहीं सो सकता। रात का ये कौन सा पहर है मैं नहीं जानता, यकीनन ये आधी रात है। किसकी इतनी जुर्रत कि कोई आधी रात को पायल पहन के यहाँ गली में फिरे? वाकयात तो उसने भी सुन रखे थे। और फिर वो लेटा रहा, वो पायल पहने कभी उसके पास से गुजरते गुजरते दूर चली जाती और फिर वापस मुड़ती और छन 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 करती, बिल्कुल उसकी रेडी के बिल्कुल सामने से गुजरती और आगे चली जाती और फिर इस तरह वापस आती। वो बिल्कुल गली में चक्कर लगा रही थी और इसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी मैं उठ सकूं। जानता था अगर मैं उठा तो मुझे पकड़ लेगी, शीतल की आत्मा मुझे पकड़ लेगी। तभी उसने इस अंदाज में वो करवट लेके लेटा था, जिस तरफ उसका रुख था, जिस तरफ उसका मुंह था, उसी तरफ ही वो छन छन करती हुई पायल की आवाज़ से शोर मचाती हुई उसके सामने से गुजर रही थी। तो उसने फैसला किया मैं अपनी एक आंख से इस अंदाज में इस चादर को हटा लेता हूं कि उसको नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन मैं देख सकूंगा कौन है जो इसकी पाँव में पायल है और छन छन की आवाज़ है। तो उसने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो एक आंख थी, नीचे वाली आंख, उससे उसने कपड़ा इस अंदाज में हटा लिया कि देखने वाले को पता ना लगे, लेकिन ये अब देख सकता था सामने का मंजर क्या है। और जो वो मुसलसल वॉक कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह आ रही थी, वो इस दफ़ा चलती 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 आई और आके बिल्कुल आसिफ के सामने रुक गई। और आसिफ कहता है मैं अपनी उस एक आंख से उसके वजूद को देखा। वो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि उसको चेहरे को देखने के लिए मुझे दूसरी आंख से भी चादर को हटाना पड़ता और अगर मैं सर हिलाता या ऊपर करके देखता उसको पता लग जाता कि मैं जाग चुका हूं या मैं जाग रहा हूं। मैं उसको यही शो करा रहा था कि मैं गहरी नींद सोया हुआ हूं। उसने मुझे अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरे सामने से 6-7 चक्कर वो लगा चुकी थी लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया था, इतना मुझे हौसला था। और जब मैंने आंख से देखा तो सामने सफ़ेद साड़ी में वो मलबूस थी और उसके पाँव पे मेरी निगाह पड़ी तो उसके पाँव, सफ़ेद पाँव जो मैंने उसके पाँव देखे थे, गोरा चिट्टा जिस तरह उसका रंग था, वो उसके दोनों पाँव जले हुए थे। वैसे ही जले हुए थे जैसे हमने उसको देखा नहीं था। वो अस्पताल में उसको ले गए थे, उसको कढ़ाई में डालने के बाद जब वो जल गई थी और वहीं से ही वो वफात पा गई और उसको दफना दिया गया। मैंने जले हुए पाँव नीचे देखा, उसकी साड़ी को देखा, सफ़ेद साड़ी ऐसे जैसे उसमें से रोशनी निकल रही हो, और मैंने उसके पाँव की तरफ देखा
तो उसके पाँव जले हुए थे। मेरे दिल की धड़कन पहले ही बहुत तेज़ थी, मैं बहुत खौफजदा था, कांप रहा था, डर रहा था। बारिश हो रही थी। अब वो रुकी हुई खड़ी मुझे देख रही थी या क्या मैं ये नहीं जानता, लेकिन उसका रुख मेरी तरफ था। वो चलते चलते मेरी तरफ खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसके पाँव को देख के मैंने अंदाज़ा लगाया वो मेरी तरफ मुँह करके खड़ी है, क्योंकि मैं भी उसी की तरफ करवट लेके उसी की तरफ मुँह करके लेटा था और अब मेरी तरफ ही मुँह करके खड़ी थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि मेरे ऊपर चादर थी, मेरे चेहरे पर भी ऐसे चादर थी जिसको वो समझ सकती थी कि ये सो रहा है, लेकिन मैं एक आंख से उसको देख रहा था। जले हुए पाँव के साथ सफ़ेद साड़ी पहने शीतल की आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। अब मेरा वजूद कांप रहा था। अब मैं अपने आप को रोकना चाह रहा था कि मैं ज़्यादा कांपा या ज़ोर ज़ोर से कांपा तो उसको पता लग जाएगा मैं जाग रहा हूँ। अब वो खड़ी भी मुझे देख रही है। मैं अपने सांस को रोक लूँ और मैं हरकत ना करूँ, अपनी कपकपाहट पे काबू पाऊँ, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। हाय, ये मुझे पकड़ लेगी। मैं घर क्यों नहीं गया? आज मुझे अपनी इस आदत पे शदीद गुस्सा आ रहा था कि जब घर वाले जगाते थे मैं क्यों नहीं जागता था। काश मैं जाग जाता, अंदर चला जाता। अब मैं अपना सांस को रोके हुए था और वजूद के कपकपाहट को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो सामने खड़ी फैसला कर रही थी कि मेरे वजूद से चादर खींच ले या मुझे गर्दन से पकड़ ले या क्या करे, मैं नहीं जानता था। बस मेरा दिल ये कह रहा था, बेटा अब तेरी बारी आई कि आई, अब वो देख तुझे पकड़ती कैसे है। वो खड़ी रही। पूरे गली के अंदर खामोशी थी। रात का अंधेरा था, लेकिन फिर भी मैं उसकी सफ़ेद साड़ी को क्लियर देख रहा था। खूब अंधेरे में भी इतना अंधेरा था कि फिर भी मुझे उसकी साड़ी और उसके जले हुए पाँव, जैसे साड़ी से रोशनी निकल रही हो, फिर भी उसके पाँव मुझे नजर आ रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या उसके दिल में समाई के बजाय वो मेरी तरफ बढ़ती, आगे की तरफ आती, वो एकदम से मुड़ी और मेरी आंखें उसको देख रही थी कि मैंने आंखें बंद कर ली। वो मुड़ी, शायद वो मेरी तरफ आना चाह रही थी, लेकिन उसी वक्त शायद वो मुड़ गई और गली की तरफ फिर से आगे चली गई। फिर से छन छन की आवाज़ आ रही थी और फिर से उसी तरीके मेरे आगे से मुसलसल वो गुजर रही थी। मेरा वो करवट लेने का दिल कर रहा था। मेरा वो साइड थक चुकी थी। जब आप एक ही साइड पे करवट लेके लेटे रहते हैं तो आपकी काफ़ी देर तक वो करवट में दर्द होने लगता है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं करवट लूँ। अगर मैंने करवट ली तो ये मुझे देख लेगी, ये मुझे यही समझ रही है मैं सो रहा हूँ, तो मुझे इसी तरह पड़े रहना चाहिए, जागना नहीं चाहिए। वो जितनी देर उसी तरह वॉक करती रही, मैं सांस रोके उसके सामने इस अंदाज में पड़ा रहा जैसे मैं नींद में हूँ, लेकिन मैं जाग रहा था। अपनी उसी आँख के ऊपर मैंने फिर से कपड़ा डाल दिया था कि कहीं अगर उसने गलती से देख लिया कि एक आँख से देख रहा है तो मुझे पकड़ ना ले। वो वॉक करती रही। मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है, कोई 2 घंटे या 3 घंटे मैं इसी अंदाज में पड़ा रहा कि फिर फजर की अजान हुई और अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंजी। एकदम से उस आवाज़ को सुनते ही मैंने अपने ऊपर से चादर हटाई, एकदम से उस रेड़ी के नीचे छलांग मारी और भागता हुआ, चीखता हुआ अपने घर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया इस तरह अंदाज में कि अगर तुम लोगों ने थोड़ा सी देर कर दी दरवाजे को खोलने में तो मुझे ये पकड़ लेगी। दरवाज़ा खुला, मैं भागता हुआ अंदर गया, हाँपना शुरू हो गया इस अंदाज में, डरा हुआ था। ऐसे था जैसे अभी बेहोश हो जाऊंगा। मेरी हालत ख़राब थी। घर वाले समझ गए कि यह डर चुका है। मुझे पकड़ने लग गए और मुझे कवर करने लग गए। मैं होश में नहीं आ रहा था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बड़े कांपते, हाँपते, डरते, शदीद खौफजदा हालत में मैंने घर वालों को सारी सूरत हाल बताई। तो घर वालों ने कहा, हमने तुम्हें जगाया था, तुम जागे नहीं, हम तो जगा जगा के थक गए थे। हमें पता था वो रात को यहाँ गली में वॉक करती है। हमने तुम्हें बताया था, सबको पता है कि उस गली में रात को शीतल आती है और घूमती है। तो तुम ही थे जो सोए रहे, तुम्हें जगा भी रहे थे, तुम नहीं जागे। खैर मुझे बुखार हो गया। घर वाले मेरी केयर करते रहे और मुझे कहा इस बात को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसने नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना, तो बस खामोशी इख्तियार करो, इस बात में किसी को मत बताओ, क्योंकि सबको पता है शीतल इस गली में फिरती है। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और तब मुझे बहुत सारी बातों का पता लगा जो मुझे भी नहीं बताई गई थी। उस दिन मुझे घर वालों ने कहा शीतल को कई लोगों ने देखा है, सिर्फ तुमने नहीं देखा। उसको साड़ी में घूमते हुए कई गली के लोग देख चुके हैं, औरतें और मर्द देख चुके हैं, और अक्सर लोगों ने उसको क्लियर देखा है। उसके बाद तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, रात को शाम के टाइम ही घर के बाद मैं ऐसा घुसता, बाहर ना निकलता। घर वाले अगर कहते कोई काम करके आओ तो मैं कहता मैं नहीं जाऊंगा।
घर वालों ने कहा कब तक, अब तुम बड़े हो रहे हो। तो फिर ऐसा होता, मेरे घर वाले दरवाजे में खड़े हो जाते और मुझे देखते रहते कि जो 50 कदम के फासले पे मार्केट थी, मैं कहता खड़े रहे सामने, जाए ना यहाँ से, वो आ जाएगी वरना। और मैं भागता हुआ जाता मार्केट में और सामान लेता, और घर वाले वहाँ पे मौजूद रहते, अंदर नहीं जाते थे। और मैं सामान लेके वापस आता, वहीं पे खड़े होते, तो मैं अंदर जाता। मैंने अपने बाकी दोस्तों को, जो हमारे बच्चे सारे खेलते कूदते थे, उनको भी मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है। सारे बच्चे बहुत डर गए थे। अब हम बच्चे बाहर नहीं खेलते थे, अगर खेलते थे तो जल्दी खेलते थे। अगर कोई बड़ा मौजूद होता, हम उसको कहते यहाँ पे मौजूद रहे, उस तरफ हम नहीं जाते थे। लेकिन हम सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। अब खेल कूद भी हमारा कम हो गया था। वहीं पे उसी एक गली का लड़का एक रात 10 से 12 बजे का फिल्म का शो देखने के लिए गया। वो एक ऐसा लड़का था जो अपने लड़कों के साथ, वो बड़ा था, उम्र में बड़ा था, लेकिन वो इन बातों को नहीं मानता था। उसको जब भी कोई घर वाले समझाते थे कि रात को शीतल फिरती है, जल्दी घर आ जाया कर, तू क्या करता है, वो कहता कौन सी शीतल, मैं नहीं डरता, कुछ नहीं कहेगी, जिस दिन आएगी मैं देख लूंगा। उसको जितना समझाते थे वो नहीं मानता था। वो अपने यारों दोस्तों के साथ फिरता रहता था। अक्सर वो, ज़्यादातर नहीं, कभी कभी घर से लेट भी वापस आता था। उस रात भी उसको घर वालों ने कहा तू जा रहा है, तू वापस लेट आएगा, क्या कर रहा है, ना कर। उसको जितना समझाया, उसने कहा कुछ नहीं आता, मैं शीतल को देख लूंगा। वो गया, उसने अपने रात का 10 से 12 का फिल्म का जो शो था, उसने शो देखा। 12 बजे उसकी फिल्म खत्म हुई। वो घर पहुंचते पहुंचते 12:30 हो गए। उसको कोई डर खौफ नहीं था। वो अपनी गली में दाखिल हुआ। जैसे ही, अभी घर उसका काफी दूर था मार्केट से, वो गली में दाखिल हुआ, और जैसे ही वो गली में दाखिल हुआ, चलता हुआ आराम से अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसकी निगाह सामने आती एक सफ़ेद साड़ी पहनी एक लड़की पे पड़ी, जिसके पाँव के अंदर पायल पहनी हुई थी, और वो छन 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 करती हुई उसी सिमत आ रही थी जिस सिमत वो लड़का जा रहा था। इस अंदाज में दोनों आमने सामने आते जा रहे थे चलते हुए, कि शीतल उधर से चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी, और वो गली के कोने से उसकी तरफ चलता हुआ जा रहा था। और एकदम से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई कि ये कौन आ रही है रात के इस टाइम 12:30 बजे। मैंने इग्नोर किया है और हमेशा कहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ये कहा तो है, लेकिन इस वक्त कौन है गली में? किसी औरत की इतनी जुर्रत तो नहीं है रात के 12:30 बजे कोई आ सके। फिर भी मैं देखूं तो सही, ये कौन है जो पायल पहने, साड़ी पहने चलती हुई आ रही है। और जब वो भी चलता रहा, आगे चलता रहा, और वो भी चलती हुई जब उसके इतने करीब आ गई कि वो उसको क्लियर देख सकता था, लेकिन फासला अभी भी उन दोनों के बीच में अच्छा खासा था। लेकिन जब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। इतनी खौफनाक अंदाज में उसका चेहरा जला हुआ था कि देख के उसके होश उड़ गए। और तभी उसके पाँव पे भी उसकी निगाह पड़ी कि उसके हाथ भी जले हुए थे, उसके पाँव जले हुए थे, उसका चेहरा सबसे ज़्यादा जला हुआ था। इतनी भयानक कि उसके चेहरे के जो गोश्त था वो लटक रहा था बाकायदा तौर पे। इतना खौफनाक और उसका भयानक चेहरा कि उसके देखते ही इतनी उसके अंदर हिम्मत थी कि वो बेहोश होकर नहीं गिरा, वरना जब उसने उसको देखा, शीतल को उसने देखा हुआ था। इस गली की सबसे खूबसूरत दुल्हन इस गली में आई थी। हाँ ये कदो काट, हाँ ये पतलापन, हाँ वो दुबलापन, हाँ वो बाल, वो अंदाज, वो शीतल का ही था, वो शीतल ही थी। लेकिन उसका चेहरा जले होने के बावजूद वो पहचान सकता था कि ये शीतल का ही चेहरा था जो जल के भयानक हो चुका था। सामने खड़ी हुई कोई और नहीं, शीतल थी, वो शीतल जो मर चुकी थी। लेकिन इस वक्त उसकी आत्मा सफ़ेद साड़ी पहने जले हुए चेहरे के साथ बिल्कुल सामने खड़ी थी। लोग अपने घरों में सोए हुए थे, शीतल उसके सामने खड़ी थी। वो भी अपनी जगह पे रुक सा गया था शीतल को देख के, और शीतल भी जो उसकी तरफ चलती हुई आगे आ रही थी। जब ये अपनी जगह पे रुका तो वो भी सामने रुक चुकी थी। बीच में एक फासला तो था, लेकिन दोनों खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। और उसने शीतल को देख लिया। हाँ ये शीतल है, जली हुई शीतल की आत्मा, ये शीतल की आत्मा थी। पता नहीं कैसे उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो खड़ा खड़ा वहां गिरा नहीं, बेहोश नहीं हुआ, कि एकदम से उसने चीख मारी, और चीख मार के वापसी की तरफ भाग पड़ा।
गली में इर्द गिर्द काफ़ी घर थे, गलियों में से गलियां होती हैं। वो पागलों की तरह चीखें मारता हुआ भागता गया और आगे उसकी चीखें बंद होगी, ऐसे लगा जैसे उसका गला बंद हो गया है। वो चीखना चाहता है, उसके गले से चीख नहीं निकल रही। और भागते भागते एक घर, उसको खुला हुआ दरवाज़ा उसका नज़र आया, जहाँ पे कुछ लोग अपनी दुकानों का सामान रखते थे, कुछ लोग वहाँ पे सो भी जाते थे, कभी कभी नहीं सोते थे, और सुबह होते ही वहाँ से अपना सामान उठाते थे। एक स्टोर रूम बना रखा था जिसका दरवाज़ा खुला रहता था। वो अंदर उसके दाखिल हुआ और भागता भागता अंदर उस कमरे में गया जहाँ पे स्टोर रूम का सामान वगैरह पड़ा हुआ था, और वहीं पर गिरा ज़मीन पे बेहोश हो गया। उसको कोई होश नहीं, वो बेहोश हो गया। सुबह हुई, वो जो अपनी दुकान का सामान लेने के लिए हर रोज़ वहाँ पे आते थे, सुबह ही सुबह वो आए, दरवाज़ा उसी तरह खुला होता था। उसमें कोई ख़ास कीमती सामान नहीं होता था, इस तरह का सामान होता था जो चोरी चोरी नहीं हो सकता। वो आए, उन्होंने आके देखा, अंदर वाले कमरे में देखा तो एक लड़का ज़मीन पे सो रहा है। उन्होंने कहा ये कौन है जो इधर आके रात को सो गया है। उसने जाके उनको जगाया। जब उनको जगाया तो पता लगा वो बेहोश है, जगाने पे भी होश में नहीं आ रहा। वो बाहर निकले, गली वालों को बुलाना शुरू कर दिया। उसके भी घर वाले पहुंच गए, सारे परेशान हो गए। देखा तो वो लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। उसको होश में लाने की कोशिश की और जैसे ही होश में आया तो उससे ही उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। और सब गली वाले समझ गए जो ये बेहोश था, खौफ की वजह से था। वो बेइंतहा चीखें मार रहा था। जब उसको होश में लाया गया, नॉर्मल किया गया और उसकी चीखों को बंद किया गया और उसकी चीखों को चुप कराया गया, उससे पूछा गया था कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब बताओ क्या हुआ। और जब वो कुछ बेहतर हुआ, उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी, उसकी आंखें ऐसे खुली हुई थी, यूं यूं सबको देख रहा था। तब उसने बताया कि रात मैंने शीतल की आत्मा को गली में देखा है। नंगे पाँव, जले हुए पाँव के साथ, जले हुए चेहरे और जले हुए हाथ के साथ, सफ़ेद साड़ी पहने शीतल घूम रही थी। ये सच है, शीतल की आत्मा इस गली में घूमती है, मैंने उसको देखा है। और उसके बाद उस लड़के को घर लेके गए, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरा। उसको बुखार हो गया। फिर उसको ऊपर दम दरूद करवाया, उसके ऊपर पढ़ाई करवाई, उसको डॉक्टर के पास लेके गए, उसका सारा ख्याल रखते रहे। वो कहते हैं अब भी उस गली के अंदर शीतल कभी कभी चलती हुई, उसकी पायल की आवाज़ का शोर गली वाले सुन पाते हैं। कई साल हो गए हैं, कई साल हो गए हैं। अब वो खुद इतने बड़े हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आना, गली में घूमना कम होता गया, कम होता गया। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जो इर्द गिर्द के घर वाले थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें खुली कि काफ़ी लोगों ने देखा था, वो खामोश थे। फिर आसिफ की बात भी बाहर निकली कि आसिफ के घर वालों ने बताया कि हमारा बेटा भी देख चुका है। उसके चेहरा नहीं देखा था, पाँव देखे थे। और फिर बाकी भी मोहल्ले वालों ने बताया कि हमने भी देखा है, हमने भी देखा है, हमने भी देखा है। काफ़ी लोग उसको देख चुके थे। मोहल्ले वाले पढ़ते रहे, पढ़ के उस घर पे भी फूंक देते थे, उस घर पे भी दम कर देते थे, पानी पे दम करवाते, उस घर पे भी फेंक देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं शीतल का वजूद कम होना शुरू हो गया। आज भी वो कहते हैं वो वहाँ पे वो घर बंद है और उनकी दुकान आज भी वहाँ पे यूपी में मिठाई की दुकान मौजूद है। आज भी कभी कभी, अब बहुत टाइम हो गया, कभी कभी किसी को शीतल के कदमों की आवाज़, जिसमें उसने पायल पाजेब पहन रखी होती है, चलती हुई क्लियर सुनाई देती है, लेकिन बहुत कम। कब और किस टाइम ये कोई नहीं जानता। वो कहते हैं आज मैं बड़ा हो चुका हूँ, इतनी उम्र हो गई है, लेकिन आज भी मुझे उसके वो पाँव याद हैं। क्लियर मैंने उन पाँव को देखा था। और हमारी ही गली का लड़का जो कई दिनों तक बुखार में मुब्तला रहा था, डरा हुआ रहा था शदीद, क्योंकि उसने उसका चेहरा भी देखा था। और फिर गली वालों ने बताया था कि हम भी उसको जले हुए चेहरे के साथ देख चुके हैं। तो शीतल की आत्मा हर रात उस गली में घूमने के लिए आती थी। उन्होंने कहा ये मेरी कहानी है, आप इसको सच्ची कहानी है, जो हमारे मोहल्ले की एक सच्ची कहानी है। हम बड़े हो चुके हैं, फिर भी आज मोहल्ले वालों को ये सारी कहानी याद है। अब लोग उस पर बात करते हुए कतराते हैं, कहते हैं छोड़ें, हम बात ना करें। वो पता नहीं अगर मौजूद अब भी है, हमें नुकसान ना पहुंचा दे। आज तक उसने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। नज़र आती थी, उसकी आत्मा भटकती हुई फिरती थी, लेकिन किसी को उसने नुकसान नहीं पहुँचाया था। तो जब मुझसे उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आत्मा इस तरह भटक सकती है, तो मैं इसका जवाब दूं। इसके ऊपर और भी स्टोरीज़ हैं। आपसे भी कहूँगा आसिफ कि आपके पास जितनी और स्टोरीज़ हैं आप मुझे सारी भेजिए इंशाल्लाह। लेकिन एक गलती ना कीजिएगा, आपने पहले भी गलती की है। आपने स्टोरी STORY स्टोरी लिखना भूल गए थे, जिसकी वजह से आपकी कहानी शामिल नहीं हुई। 2 साल बाद शामिल हो रही है।
स्टोरी आप लाजमी लिखा करें एंड में, आखिरी लफ्ज़। जिस तरह अब आपने OCS लिख दिया इसलिए मुझे पता लगा, अब आपने OCS लिखा, स्टोरी नहीं लिखा, तो मैंने OCS को देख के खोल लिया। आखिरी लफ्ज़ जिस तरह इस दफ़ा आपने OCS लिखा, इस तरह स्टोरी आपने लिखना है। अगली जो भी स्टोरी भेजें, हर दफ़ा जितनी कहानियाँ भेजें, 1 भेजें, 6 भेजें, 10 भेजें, हर कहानी के नीचे आपने स्टोरी लिखना है और अपना नाम, अपना तारुफ हर कहानी में बताना है। ये नहीं है कि मैंने पहली में बता दिया था, हो सकता है मैसेज डिलीट हो गया पहला, दूसरी कहानी भेजें, उसमें भी अपना नाम, किरदार, सबका तारुफ कराएं और नीचे फिर से आखिरी लफ्ज़ अलग से स्टोरी लिखना है। आत्मा के हवाले से मुझे लोगों ने कहा है कि आत्मा के ऊपर और भी वीडियो बनाएं, तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा। ऐसी काफ़ी स्टोरीज हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा। आत्मा जिसको हमजाद कहा जाता है, जो बिल्कुल इंसान की तरह होता है, बिल्कुल इंसान की तरह, डिटो कॉपी इंसान की, लोग उसको रूह समझते हैं, उसकी आत्मा समझते हैं, लेकिन वो उसका हमजाद होता है। ये कई जगहों पे नज़र आया है और ये फिरता है मरने के बाद। हमजाद क्योंकि इस दुनिया में रहता है, इसलिए वो उन जगहों पे जहाँ जहाँ वो रहा होता है वो आता है, फिरता है या फिरती है, नज़र आती है। कुछ आत्माओं के बारे में ऐसा ज़रूर कहा जाता है कि जब उनकी अचानक मौत वाक़े होती है तो उसके बाद वो फौरी वापस आलम बरज़ख में नहीं जाती, वो बेचैन होती हैं, इसलिए वो नज़र आती हैं। हकीकत तो मरने के बाद ही इंसान को सही पता लग सकेगी, लेकिन ये जो सारी बातें हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो मेरा नहीं है, मेरा तो यही अकीदा है कि जो रूह है मरने के बाद वो आलम बरज़ख में चली जाती है। हमजाद फिरता होता है, हम उसको रूह समझ लेते होते हैं। तो मुख्तलिफ अकायद ये कहते हैं कि जो रूह है, जो अचानक मौत है, जिस तरह शीतल को मारा गया, इस तरह की मौत के बाद रूह फंस सी जाती है, वापस नहीं जा रही होती, बेसकूनी सी होती है, वो सुकून की तलाश में होती है, वो अपना बदला लेना चाहती है और जब उसका बदला पूरा हो जाता है तो फिर वो रूह वहाँ से चली जाती है। ऐसी और कई कहानियाँ हैं जो इंशाल्लाह मैं आपके लिए आगे पेश करूँगा। तो आज की वीडियो को भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से लाइक कीजिएगा। एपिसोड 600 और 601, 600 और 601 बहुत खौफनाक है, सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। एडवांस में कह रहा हूँ, मैं एडवांस में रिकॉर्ड कर चुका हूँ क्योंकि तोहफ़ा है आपके लिए, तोहफ़ा मैंने पहले रिकॉर्ड किया है। सही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सही डर जाएंगे आप। तो आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और तरीका ये है, जिस तरह इन्होंने गलती की 2 साल बाद इनकी कहानी शामिल इसलिए हुई है, वो भी 2 साल बाद इन्होंने दोबारा भेजी है। मैंने तो अपने व्हाट्सएप को फॉर्मेट कर दिया था तो उन्होंने दोबारा भेजी है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने गलती नहीं की, OCS लिख दिया स्टोरी के बजाय, चैनल लिख दिया। वो तमाम लोग जो स्टोरी भेजते हैं ये गलती ना करें। सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपने शहर का, अपने इलाके का नाम बताएं, जितने भी किरदार हैं उनके सबके नाम बताएं। जिस तरह इन्होंने मुझे कहा कि आप उस लड़की का नाम फर्जी शीतल रख लें, मैंने शीतल रख लिया, ये अच्छा किया उन्होंने मुझे बता के। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं ना रियल नाम नहीं बताना, तो जो भी फर्जी नाम हो मुझे वो भी बता दें कि जी आप फर्जी नाम ये रख लें, रियल नाम ये है लेकिन आप कहानी में फर्जी नाम ये रख लें। जिस तरह उन्होंने कहा जी मेरा नाम ये है, आपने मेरा नाम कहानी में आसिफ रखना है, मैंने कहा जी ठीक है, उन्हीं की ख्वाहिश पे मैंने उनका फर्जी नाम आसिफ रखा है, आप भी ऐसा कीजिए। सब किरदारों के नाम फर्जी भी मुझे बता दीजिए, रियल बताने हैं तो मैं रियल बता दूंगा। दूसरा जो काम करना है, स्टोरी उर्दू में अगर लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है, रोमन उर्दू में लिखी हुई है, उसको एक दफ़ा भेज दीजिए और भेजने के बाद एंड पे STORY एक अलग से नया मैसेज टाइप करना है, अलग से STORY, और वो लिख के उसको एंड पे भेजना है, उस स्टोरी के साथ नहीं, अलग से एक मैसेज भेजना है। और आप अगर दूसरी कहानी मुझे भेजते हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी, हर कहानी में आपने तारुफ कराना है। हो सकता है पिछले मैसेज डिलीट हो गए हो मुझसे, तो आपने जब कहानी भेजनी है इन बातों का ख्याल रखना है। अपना तारुफ हर कहानी में, ये नहीं कि पहले मैं बता चुका हूं अब नहीं बताऊंगा, हर कहानी में अपना तारुफ, इलाके का, शहर का नाम, और उसको भेजने के बाद कहानी को STORY स्टोरी आपने लाजमी लिखना है। इसी तरह वॉइस मैसेज में भी सेम यही बातों पर अमल करना है। वॉइस मैसेज में सारा तारुफ करा के, फर्जी बताना है, रियल बताना है, सारा बता के उस वॉइस मैसेज को सेंड कर दें और उसके नीचे एंड पे STORY स्टोरी आपने लाजमी लिखना है। और व्हाट्सएप का नंबर जिस पे आपने भेजना है +92, ये पाकिस्तान का कोड है, +92 के बाद 313665550। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313665550। उर्दू में इसको पढ़ेंगे जमा 9231665550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।